Hello everyone, welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 7th your supplementary English book and Alien Hand chapter 2 Bringing up Curry. ये चैप्टर को लिखा है धन गोपाल मुखर्जी ने और यहाँ पर धन गोपाल मुखर्जी ही करी के कीपर हैं। आखिर ये करी है कौन? करी एक 5 साल का एलिफेंट का बेबी है जिसे धन गोपाल मुखर्जी के साथ बढ़ते हुए इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट। ओके। Curry the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. मतलब करी जो एलिफेंट का बेबी है लगभग 5 महीने का था जब उसे मुझे केयर करने के लिए दिया गया। I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. मैं उस समय लगभग 9 साल का था और मैं उसकी पीठ पर तब पहुंच सकता था जब मैं अपने टिपटॉ मतलब अपने पंजों के बल खड़ा होता। He seemed to remain that high for nearly 2 years. और मुझे ऐसा लगता था लगभग वो 2 साल तक शायद नहीं बढ़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा। We grew together. हम दोनों साथ में बड़े हुए. That is probably why I never found out just how tall he was. और मैंने कभी भी ये नहीं पाया कि मैं उसके बराबर बड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि वो बच्चा 9 साल का और एलिफेंट 5 महीने का, वो तो एक्चुअली में इतना हैवी और बिग होता ही है। ही लिव्ड इन अ पवेलियन। पवेलियन का मतलब होता है एक लाइट ओपन बिल्डिंग होती है, मतलब एक ओपन एरिया, क्योंकि हम एलिफेंट जैसे बड़ी चीज़ को एक रूम में या फिर उसके लिए हम कोई छोटा सा घर बना दें, ऐसे में वो नहीं रह सकता। तो वो एक पवेलियन में रहता था, ओपन एरिया था उसका। अ thatched roof with rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about. क्या था? करी को ऐसे पवेलियन में रखा गया था जिसकी जो रूफ थी, थैच थी, मतलब घास फूस से रूफ को रखा गया था ताकि उसे धूप ज़्यादा ना लगे, गर्मी का एहसास कम हो। और उसके जो स्टम्प्स थे, मतलब पेड़ के स्टम्प हैं, उनमें बांधा गया था स्टम्प्स के थ्रू, और ताकि वो जब घूमे वहाँ पर उस एरिया में तो जब वो हिले तो उससे उसका जो पवेलियन है वो नष्ट ना हो सके। ठीक है, आपके नेक्स्ट पेज में आप उसका पवेलियन देख सकते हैं। 4 स्टम्प से उसको कितने अच्छे से थैच ऊपर बना हुआ है और उसके बाद वो उसमें रहता है। ठीक है। One of the first thing Curry did was to save the life of a boy. एक चीज़ और है करी के बारे में इस चैप्टर में कि उसने एक बच्चे की लाइफ को सेव किया था। वो कैसे किया था हम पढ़ते हैं इसको आगे। करी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरदलेस नीडेड 40 pounds of twigs अ डे टू चिव एंड प्ले विद। करी ज़्यादा तो नहीं खाता था, लेकिन नेवरदलेस का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, है ना। नेवरदलेस इट मीन्स इन स्पाइट ऑफ, मतलब वो ज़्यादा तो नहीं खाता था बट वो लगभग 40 pounds ट्विग को एक दिन में खा लेता था। और 40 pounds जो ट्विग थी वो एक दिन में खाता नहीं था, वो उस ट्विग में से कुछ खाता था और कुछ खेलने के लिए रखता था, क्योंकि वो तो बच्चा था ना, घास फूस से खेलता ही था, मस्ती करता था। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बैथ। और मैं उसे रोज नदी किनारे ले जाता था नहाने के लिए। ही वुड लाई डाउन ऑन द सेम बैक वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। और मैं लगभग उसको वहाँ पर किनारे में रेत से घसता रहता था, लगभग 1 घंटे से उसको साफ करता रहता था। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद वो भैया मालिश करवा के वो जाता था पानी के अंदर, काफ़ी लंबे समय तक बैठ लेता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी। और जब वो बाहर आता था तो उसकी जो चमड़ी है, उसकी जो स्किन है, वो बहुत ही शाइन करती थी, ऐसे शाइन करती थी जैसे एबोनी। एबोनी, व्हाट इज द मीन ऑफ एबोनी? वेरी डार्क ब्राउन टिम्बर। लकड़ियाँ होती है ना कुछ बहुत ही गहरे भूरे रंग की और काले से रंग की रहती है, कुछ उस टाइप से वो शाइन करता था। एंड ही वुड स्क्विल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्विल? स्क्विल मीनिंग इज क्राई। और फिर उसके बाद वो बहुत ही अच्छी आवाज़ निकालता था, स्क्विल करता था खुशी के मारे। ये देखिए पवेलियन, इसका ये है पवेलियन, ठीक है ना। देखो ऊपर थैस्ट है, ये 4 स्टम्प से है ना। और वो बच्चा टिपटो कर मतलब अपने पंजों के बल खड़ा हो रहा है, तो भी उसकी पीठ तक नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए
With pleasure as I rub water down his back, then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant. जब वो नहा धो के बाहर आ जाता था तो मैं क्या करता था, उसकी पीठ पे बैठ जाता था और उसके कान मोड़ता था ताकि उसको समझ में आता था कि अब मुझे किस दिशा में जाना है. बड़ी आसानी से वो चल देता था. And leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. और जब मैं जंगल जाता था उसकी बहुत ही टेस्टी, लिशियस मतलब टेस्टी और स्वीट स्मेलिंग की जो ट्विग्स वो खाया करता था डिनर के लिए, तो वो उसको मैं बाहर कहीं पर खड़ा रख देता था जंगल में. वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैस्ट का मतलब होता है एक स्मॉल एक्स, मतलब गोल सेमी सर्कल टाइप की कुल्हाड़ी, हंसिया टाइप का रहता है. तो उसको वो क्या करता, उससे उसकी कटिंग करता था ट्विग की. टू कट डाउन दिस ट्विग्स इट टेक हाफ एन आवर टू sharpen द hatchet because if a twig is multilated an elephant will not touch it. अगर वो सही तरीके से नहीं कटी होगी, मल्टीलेटेड मतलब सही तरीके से नहीं कटी होगी, तो एलिफेंट उसको टच भी नहीं करेगा. इसलिए बहुत ही सफाई से वो उसको काट के लेके आता था. It was not an easy job to get twigs and sapling for curry. ये कुछ बहुत ही easy job नहीं था कि वो उसके लिए ये सारी चीज़ें लेके आए करी के लिए. twigs और sapling मतलब जो उगते हैं पौधे नन्हे मुन्ने, वो ठीक है. आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड ऑफ ट्री टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स. और मैं ना करी के लिए बहुत सारे पेड़ों पे चढ़ता था और उसके हिसाब की जो ट्विग्स जैसे उसको टेस्ट पसंद है, जो वो अच्छे से खाता है, उनको चूज करके लाया करता था. एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ द banyan ट्री विच ग्रो लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस. और वो बहुत ही अच्छे से बैनियन ट्री की ब्रांचेस को खाता था और जो घनी घनी लीव्स होती थी उनको खाया करता था. आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च. एक बार का समय है, स्प्रिंग डे था मार्च के महीने में. व्हेन आई सडनली हियर्ड करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस. मैं उसको लेके गया, यही सब चीज़ को गैदर करने के लिए जंगल तरफ लेके गया, जैसे कि मैं हमेशा उसे बाहर छोड़ देता था और उसके लिए लेने जाता था ट्विग्स. तो मैंने अचानक से उसकी आवाज़ सुनी जो कि दूर से आ रही थी. एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी दैन एन एलिफेंट. जैसे मैंने उसकी आवाज़ सुनी, रोज़ सुनता था, उससे कुछ अलग आवाज़ थी. वो इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा था जैसे कि एक बड़ा एलिफेंट हो. आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम. मैंने सोचा कि कोई उसे परेशान कर रहा है. सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रेन वेरी फर्स्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम बट ही वॉज नॉट देयर. मैं वहाँ पर दौड़ के गया, मतलब पेड़ से उतरा और दौड़ के गया जहाँ मैंने उसको फॉरेस्ट में छोड़ा हुआ था. और मैंने देखा कि अरे जहाँ मैंने छोड़ा था वो तो वहाँ है ही नहीं. आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम. मैंने चारों तरफ देखा बट वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा था. आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस. मैं फिर पानी के किनारे पे गया और मैंने देखा कि कुछ ब्लैक कलर का पानी के सरफेस पे स्ट्रगल कर रहा है, कुछ हिलता हुआ दिखाई दे रहा है. देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट. उसके बाद वो बहुत ही अचानक से ऊपर उठा, उसकी ट्रंक एलिफेंट की, और मुझे समझ में आया अरे ये तो मेरा करी है. आई थॉट ही वॉज ड्रॉइंग. मुझे लगा अरे ये तो डूब रहा है. आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 पाउंड ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई. और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पानी में कैसे जंप करूं. अगर कर भी लेता हूं तो ये 400 पाउंड का जो मेरा करी है उसको मैं कैसे बचाऊंगा, कैसे लेके आऊंगा ऊपर. बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आईज ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर. लेकिन मैंने उसकी पीठ को देखा कि अरे उसकी आंखों को भी देखा मैंने, और वो ट्रम्प कर रहा था, बार बार पानी में स्ट्रगल कर रहा था. तो मैं वो सब चीज़ों को जल्दी से समझ नहीं पा रहा था. देन स्टिल ट्रम्पेटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर. और वो चिल्ला रहा है और चिल्लाते चिल्लाते उसने मुझे क्या किया, पानी के अंदर धक्का दे दिया. क्योंकि मुझे उस समय समझ में आ गया था कि वो पानी में डूब नहीं रहा है, वो कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन ये इतना अच्छे से समझ नहीं पा रहा था. इतने में उसने पानी में उसे पुश कर दिया. एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम आई सॉ अ बॉय लाइंग
फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। जब उसने मुझे पुश किया तो मैंने देखा अरे यहाँ पर तो एक लड़का है जो नदी के जो बॉटम है वहाँ पर है, मतलब पूरी तरह से डूबा नहीं था। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच बॉटम बट वॉज समवॉट अफ्लोट। अफ्लोट इसमें नॉट सिंकिंग, वो पूरी तरीके से लड़का डूबा नहीं था, बस वो फ्लोट कर रहा था। आई केम टू द सर्फेस ऑफ वाटर टू टेक माई ब्रीथ। फिर मैं वो सब देखने के बाद पानी के सरफेस पे आता हूँ सांस लेने के लिए। Curry was standing, his feet planted in the sandbank and his trunk stretched out, a hand waiting for mine. I dived down again and pulled the boy to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down. क्या हुआ? जब वो देखता है ऊपर आके सांस लेता है तो करी वहाँ पर बहुत ही अच्छे से पैरों को जमा के खड़ा रहता है, अपनी सूंड को भी ऐसे जैसे कि कोई बचाने के लिए हाथ देता है ना, इस तरीके से खड़ा रहता है। तो उसको हिम्मत आती है लड़के को, और फिर वो लड़का क्या करता है, फिर से अगेन डाइव करता है, अंदर की तरफ जाता है और जो वो लड़का डूबा हुआ था उसको ऊपर की तरफ लाता है। लेकिन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन रहता है पानी का, मतलब जो करंट मीन्स होता है स्लो करंट, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से वो उस बच्चे को ला नहीं पा रहा था सही डायरेक्शन में और अच्छे से स्विम नहीं कर पा रहा था। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, करी हु वॉज यूजली स्लो एंड पॉन्डरस इट मीन्स स्लो, करी वैसे भी मोटा तगड़ा हाथी था, बहुत ही धीरे धीरे काम करता था। सडनली darted down like a hawk and came halfway into the water where I saw him stretch out his trunk again. I raised up my hand to catch it and it slipped. क्या हुआ कि फिर उसने देखा कि अरे ये जो मतलब करी का जो कीपर है वो कीपर तो डूब रहा है, मतलब सही डायरेक्शन में आ नहीं रहा है। तो फिर वो धीरे धीरे चल रहा था और सडनली उसने क्या किया, भागना शुरू कर दिया और अपनी जो सूंड है हाथ की तरह उसकी हेल्प की तरफ आगे बढ़ाता है। तो वो आगे बढ़ाता है, फिर भी उससे छूट जाता है, स्लिप हो जाता है कीपर से और फिर डूबने लगता है। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पानी के अंदर दोबारा जा रहा हूँ, मतलब कीपर सोचता है। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप। लेकिन जब मैंने देखा कि अरे जिस जगह पर मैं हूँ वो पानी तो ज़्यादा गहरा नहीं है, सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी एंड दैन सडनली किक द रिवर बैक एंड सो शूट अपवर्ड्स लाइक एन एरो। फिर क्या होता है, मैं ये देखता हूँ कि पानी ज़्यादा गहरा नहीं है तो मैं अंदर की तरफ डूबता हूँ, अपने पैरों को अच्छे से जमाता हूँ उनकी ज़मीन पे, मतलब जो रिवर बेड है वहाँ पर अपने पैरों को जमाता हूँ, जोर से जंप करता हूँ और बाहर की तरफ आता हूँ। और आने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे वो धनुष से तीर निकलता है ना, उस टाइप से मेरा हुआ। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रॉलिंग बॉय विद माई हैंड, और मैं उस लड़के को भी अपने हाथ से पकड़ा हुआ हूँ। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर आई फेल्ट अ लैशो अराउंड माई नेक। लैशो इट मीन्स रोप, मतलब वो सोचता है कि पानी के अंदर तो वजन पता नहीं पड़ता है किसका कितना वेट है, लेकिन पानी के बाहर आने पर उसको समझ में आया कि बहुत हैवी था ये सब चीज़, ठीक है। और उसको ऐसा लग रहा था बार बार कि उसके गले में ना कुछ लैशो मतलब रोप टाइप का कुछ उसके गले में, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। उसको ऐसा भी लग रहा था रस्सी है क्या या फिर सांप है क्या, ऐसे डर भी रहा था। कौन? कीपर। दिस फ्राइटेंड मी, आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू swallow me. I heard Curry squealing and I knew it was his trunk about my neck. He pulled us both ashore. उसके बाद मुझे ये समझ में आता है कि भाई पहले तो मैं डर जाता हूँ कि मेरे जो गले में फंसा हुआ है वो कि पानी का जानवर तो नहीं है जो मुझे खाना चाहता है, निगलना चाहता है ना। फिर बाद में उसको समझ में आता है, जब उसका करी चिल्लाता है ना तो उसको समझ में आता है अरे यार ये तो करी की सूंड है, क्योंकि करी नहीं तो उसको खींचा था, दोनों को सूंड से खींच के बाहर लेके आया था। वो अपने पैर से जंप करके पानी के ऊपर तो आ गया था लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा था, तो करी ने ये हेल्प करी थी उसके बाहर आने में, ठीक है। नेक्स्ट, करी वॉज लाइक अ बेबी, ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी ही वॉज अप टू मोर मिसचिफ देन एवर। करी एक बच्चे के समान था और उसको ट्रेन करना पड़ता था हर चीज़ के लिए, उसको बताना पड़ता था कि अब ज़्यादा बदमाशी मत करो, बहुत हो गया, ज़्यादा बदमाशी करोगे तो डांट पड़ेगी या फिर जो कुछ भी है। तो वो बहुत ही शरारती था, लेकिन अगर उसको समझाओ तो वो समझ जाता था। फॉर इंस्टेंस वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू ईट। एक बार की बात है, ऐसा हुआ किसी ने उसे एक बनाना खाने को दे दिया। वेरी सोन ही डेवलप्ड टू ग्रेट लव फॉर राइप बनानास। वी यूज्ड टू कीप लार्ज प्लेट ऑफ fruits on a table near a window in the dining room.
अब उसको बनाना खाने का इतना शौक हो गया, इतना अच्छा लगने लगा कि उसको ऐसा लगता था उसे रोज बनाना मिले। तो कीपर का जो घर था उसमें एक डाइनिंग रूम था, वहाँ पर बड़ी सी डाइनिंग टेबल थी, वहाँ फ्रूट रखे जाते थे प्लेट्स के ऊपर, और वहाँ पर बनाना भी रखे थे। वन डे ऑल द बनानास ऑन द टेबल डिसअपियर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस। एक दिन क्या हुआ, सारे बनाना गायब हो गए और मेरे फैमिली ने, मेरे जो घर का सर्वेंट था उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुमने ही गायब किए होंगे, हमने नहीं खाए, मेरे बच्चे ने नहीं खाए। तो किसने खाए, घर में कोई आया भी नहीं था। अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन, और कुछ दिन बाद फिर से वो गायब हो जाते हैं फ्रूट्स। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी, और उसके बाद ये ब्लेम किस पे लगता है, मेरे पे लग जाता है। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, और मुझे पता था कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, और मुझे पेरेंट्स पे भी और सर्वेंट्स पे भी बहुत गुस्सा आने लगा था। फॉर आई वॉज श्योर दैट दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड, उसको ऐसा लगता था मैंने तो नहीं किया, हो सकता है सर्वेंट ही होगा और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। फिर दूसरे दिन गायब हो जाते हैं फल। आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करी पवेलियन, और मैंने पाया कि करी जहाँ रहता है अपने पवेलियन में, वहाँ पर स्मैश बनाना पड़ा हुआ है। दिस सरप्राइज मी वेरी मच, फॉर आई हैड नेवर सीन फूड देयर, एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्रेक्स। वो सोचता है नहीं, करी तो नहीं खाएगा बनाना, क्योंकि उसको तो, वो तो फ्रूट खाता ही नहीं है, मैंने कभी उसको फ्रूट दिया नहीं ना, उसने कभी खाया, मैंने देखा भी नहीं। तो उसको ऐसा लगता था करी तो सिर्फ ट्रिक ही खाता है और तो कुछ नहीं खाता है। नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruits from the table, without my parent permission, a long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. एक दिन क्या होता है, जब मैं डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था डाइनिंग रूम में, तो मैंने देखा कुछ काली काली सी चीज़, ब्लैक लॉन्ग लंबी सी चीज़ आती है स्नैक जैसी, और सारे बनाना खिड़की से लेके चली जाती है। आई वॉज वेरी मच फ्राइटन, मैं इतना ज़्यादा डर गया वो सीन देखकर, बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नैक ईट बनानास, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था कि भाई जो स्नैक है वो बनाना खाते हैं। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नैक दैट आई वुड स्नीक मीन्स मूव, धीरे धीरे चले जाना, एंड टेक फ्रूट, और मैं भी फिर धीरे धीरे बाहर निकल गया डर के मारे। आई क्रैप्ड आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट, मैं बाहर तो निकला रूम से, लेकिन मेरा दिल की धड़कन तेज हो गई थी, मैं इतना डर गया था। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, ईट ऑल द फ्रूट्स, किल ऑफ अस, उसको लग रहा था कि ये जो सांप है वो दोबारा आएगा, फ्रूट और भी हैं उसको खाएगा और फिर हम सबको मार डालेगा। इतना डर गया था कीपर। एज आई वेंट आउट आई saw Curry's back disappearing in the direction of the pavilion and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. I ran after him into the pavilion and I found him there eating bananas. मैं जब बाहर गया तो मैंने करी के पवेलियन की तरफ देखा, मैंने करी का जो बैग था उसका डायरेक्शन देखा, पवेलियन की तरफ था। मैं डर तो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बाहर निकला था किस चीज़ के लिए, कि करी के साथ मस्ती करूंगा और इन सब चीज़ को भूल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं उसके पवेलियन की तरफ दौड़ के गया कि उसको लगा कहीं स्नैक उसको नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाला है, तो मैंने पाया कि आई वो तो ये बनाना खा रहा है। आई स्टूड स्टिल astonishment it means great surprise, the bananas were lying strewn all around him. मैंने देखा कि ये करी के आसपास तो बनाना पड़े हुए, भाई साहब तो बड़े मजे से खा रहे हैं। He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. That instant the दैट स्टैंड द ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक। तब उसको समझ में आया, ये देखो मैं जिस सूंड को एक सांप समझ रहा था वो तो भाई मेरा करी निकला, और ये छुप छुप के खा रहा। रुको मैं इसे बताता हूँ। एंड आई रियलाइज दैट करी वॉज द थीफ, और मुझे समझ में आता है कि करी भाई साहब वही है चोर। आई वेंट टू हिम, pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was Curry and not I that had eaten all the fruits these many weeks. वो उस करी को पकड़ के लेके जाता है अपना, मतलब उसका कान पकड़ के, और अपने पेरेंट्स को बताता है कि देखो ये है चोर, करी है चोर, ना मैं चोर हूँ ना ही वो आपका सर्वेंट चोर है, इतने दिनों से वही खा रहा था केलों को। Then I called him for elephant understand words as well as the children and I said to him, फिर मैंने उसको डांटा
उस तरीके से जैसे बच्चों को डांटते हैं ना, वैसे डांटा उसको और एलिफेंट चुपचाप सुन रहा था क्योंकि गलती थी. नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी whipped. whipped इट मीन्स बीट. अगर मैं तुम्हें अगली बार ऐसी चोरी करते हुए देखूंगा, चोरी करके फल खाते हुए, तो मैं तुम्हें मारूंगा. ऐसा किसने कहा? कीपर ने बोला. He knew that we were all angry with him, even the servant. अब वो जान रहा था कि हम सब उससे गुस्सा हो गए हैं. वो जो सर्वेंट था वो भी गुस्सा हो गया है. His pride was so injured. उसका जो प्राइड था ना, गर्व था उसका, वो बहुत ही मतलब इंजर्ड हुआ. मतलब उसको क्या ना, दिल पे बात लग जाती, ऐसा लगा. That he never stole another thing from the dining room. उसके बाद से उसने डाइनिंग रूम में से कुछ भी चीज़ नहीं चुराई. And from then on, if anybody gave him any fruit, he always scolded as if to thank them. Scold is miss nice voice. मतलब इसके बाद क्या था, अगर उसे फ्रूट खाने को कोई देगा तो वो खुश होके बहुत ही अच्छी आवाज़ निकाल के उसको खाता था. ऐसा लगता था कि वो थैंक यू बोल रहा है उन लोगों को, लेकिन चुराना उसने बंद कर दिया था. An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. एलिफेंट के बारे में ये बात बोली जाती है कि अगर वो गलत है उसको पनिश करोगे तो वो कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है. लेकिन यदि वो गलत नहीं है और आप बिना किसी कारण के उसको पनिश करोगे तो चीज़ें याद रखता है. फिर जैसा आपने उसके साथ ट्रीट किया वो वैसे ही आपको ट्रीट करता है, ठीक है. An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow. Elephant को सिखाया जाता है और सिखाना भी चाहिए कि कब चलना है, कब रुकना है, कब दौड़ना है, कब धीरे चलना है. You teach him these things as you teach a child. तुम उसको ऐसे ही सिखा सकते हो जैसे किसी बच्चे को सिखाते हो. If you say that and pull him by the ear, अगर आप उसके कान को खींचोगे और बोलोगे धत, तो क्या होगा? He will gradually learn to sit down. इसका मतलब है वो समझ जाएगा कि उसे बैठना है. Similarly, if you say Mali and pull his trunk forward, अगर उसकी ट्रंक को आगे की तरफ खींचोगे और बोलोगे माली, तो उसका मतलब है वो समझ जाएगा कि उसे वॉक करना है, ठीक है. सिग्नल टू वॉक मतलब चलना है, उसका मतलब ये है, ठीक है. धत और माली का मीनिंग आपको समझ में आया. करी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स. करी ने माली बहुत ही जल्दी सीख लिया था 3 लेसन्स के बाद. बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत. लेकिन धत को सीखने में उसे लगभग 3 सप्ताह लग गया था. ही वॉज नो गुड एट सिटिंग. एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन. आपको पता है कि एलिफेंट को बैठने को क्यों सिखाया जाता है? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर दैन यू who care of him, so that when he is 2 or 3 years old, you can only reach his back with a ladder. अगर आप उसको बैठना नहीं सिखाओगे ना बचपन से, तो जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो आप उसके ऊपर कैसे बैठ पाओगे? आपको प्रॉब्लम होगी ना. आपको तो फिर सीढ़ी लेके आनी पड़ सकती है तभी बैठ पाओगे. इसीलिए उसे बचपन से सिखाया जाता है कि बैठना है आपको. बैठने के लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे? धत का यूज़ करेंगे तो समझ जाएगा बैठना है, और जब वो बैठ जाएगा तो आप आसानी से उसके ऊपर चढ़ सकते हो. इट इज़ देयर फॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत, सो दैट यू कैन क्लाइंब upon his back, for who would want to carry a ladder around all the time. हालांकि उनके पास लैडर रहती है, लेकिन आपको ये चीज़ें सिखानी पड़ती है एलिफेंट को बैठने के लिए. The most difficult thing to teach an elephant is the master call. अब सबसे कठिन होता है एलिफेंट को सिखाना मास्टर कॉल. मास्टर कॉल क्या होती है? इमरजेंसी केस रहता है. चलिए पढ़ते हैं इसको आगे से. He generally takes 5 years to learn it properly. आपको पता है कि एलिफेंट को मास्टर कॉल सीखने के लिए लगभग 5 साल लग जाते हैं. The master call is a strange hissing, howling sound, as if a snake and a tiger were fighting each other, and you have to make that kind of noise in his ear. आपको उसके कान में वो आवाज़ को सुनाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, उससे उसको समझ में आता है कि अब मास्टर कॉल आ रही है, ठीक है. उसका मतलब है मास्टर कॉल मतलब जैसे कि सांप के हिस करने की आवाज़, या फिर कुत्ते की, जो कुत्ता हाउल करता है ना वो वाला साउंड, और टाइगर की फाइटिंग और स्नैक की फाइटिंग, इन सब की साउंड को मास्टर कॉल कहा जाता है. और वो एक जो महंत होता है ना, जो उसको पालता है, वो अच्छे से जानता भी और उसको सिखा सकता है. एंड डू यू नो वॉट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल. आपको पता है जब आप उसको मास्टर कॉल दोगे तो
क्या कर सकता है, कभी आपने सोचा है? इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, अब एग्जाम्पल बोल रहा है, यदि आप जंगल में खो जाते हैं एंड देयर इज़ नो वे आउट, वहाँ पर कोई वे ही नहीं रहता है, आप रास्ता भूल गए एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर। तो आप जब वहाँ खो जाते हैं, सिर्फ तारे आपको दिखाई देते हैं ना, तब आप क्या करते हैं? तभी तो मास्टर कॉल करते हैं। देखिए आगे बताते हैं, द ओनली थिंग टू डू दैन इज टू गिव द मास्टर कॉल एंड एट वंस द एलिफेंट पुल डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक। फिर जैसे ही आप उसको मास्टर कॉल देते हैं, वो समझ जाता है कि खतरा है और वो क्या करता है? पेड़ को उखाड़ना शुरू करता है। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, और इस फ्राइटन के कारण जितने भी एनिमल्स हैं वो वहाँ से आसपास से भाग जाते हैं दूर, चाहे वो शेर हो, चाहे वो अदर एनिमल हो, डियर हो, stag or whatever. As the tree comes crashing down, monkeys wake from their sleep and run from branch to branch. और जैसे ही वो पेड़ों को खाना शुरू कर देता है तो monkeys भी जग जाते हैं और वो भी इधर उधर ब्रांच से भागना शुरू कर देते हैं। You can see them in the moonlight. And you can almost see the stag running in all the direction below. You can hear the growl of the tiger in the distance. मतलब ये सब जब मास्टर कॉल होती है और एलिफेंट ये सब जंगल में करना शुरू कर देता है तो सारे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं, स्टैग भी अदर डायरेक्शन में भागने लगता है ना। और ये सारी चीज़ें मून लाइट में ही होती है। फिर उसके बाद टाइगर है, वो उसकी भी आवाज़ आने लगती है दूर से। इवन ही इज फ्राइटेड, मतलब वो टाइगर भी डर जाता है ये सब चीज़ों से। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री and the next and the next. Soon you will find that he has made a road, और वो एक एक करके पेड़ों को उखाड़ देता है और उखाड़ने के बाद वो जल्दी से एक रोड बना देता है राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट ऑफ टू योर हाउस, और जंगल से आपके घर तक का एक वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बना देता है जिससे कि आप आसानी से अपने घर पहुंच जाते हैं और जंगली जानवरों से बच भी जाते हैं, है ना। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। मतलब एक एलिफेंट को मास्टर कॉल यदि आप मास्टर कॉल सिखाने का मतलब ये है कि एलिफेंट आप घर के आसपास जैसे गाय पालते हैं ऐसे तो नहीं पाल सकते, वो तो जंगल के आसपास ही रहोगे तभी तो पालोगे ना। तो जंगल से आप अपनी सुरक्षा कैसे करोगे जंगली जानवर से? तो इन 5 सालों में भाई साहब ये सीख जाते हैं, क्या? मास्टर कॉल सीख जाते हैं। और मास्टर कॉल सीखने के बाद ये आपको बहुत बड़े खतरे से बचा भी लेते हैं, है ना। तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये मास्टर कॉल की। और मुझे तो ये चैप्टर बड़ा पसंद आया क्योंकि इसमें मास्टर कॉल, माली, धत, इन सब के मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए कि एक्चुअली में क्यों यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एलिफेंट जो था करी, उसने कितनी मस्ती करी, कितनी शरारत करी, और कीपर ने भी उसके साथ कितनी मस्ती करी, उसको सिखाया भी। सबसे पहले तो उसने बॉय को बचाया, सेकंड नंबर पे वो केले वाला इंसिडेंट हो गया, थर्ड नंबर पे जो उनको सीखना है मास्टर कॉल, धत, माली, ये सब चीज़ें। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सबको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी बहुत सारे वीडियो इसके बनाती रहूँगी क्लास 7 के, और जल्दी ही इसे कंप्लीट भी करूँगी, है ना। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।